जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतने दिन तक आप लोगों ने मुझे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के साथ झेला। ठीक, मतलब बहुत भारी भरकम किताब है ये, क्योंकि हर लाइन में फैक्ट होता है और इसको इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा ही जो है मुश्किल काम होता है। ठीक, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना तो ठीक है, जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन इसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ठीक, कि आप लोग उतना पेशेंस आप लोगों ने रखा और आप लोगों ने पढ़ाई की। ठीक, चलिए, तो आधुनिक भारत हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आधुनिक भारत शुरू करते टाइम जो है सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को के बारे में पढ़ने की, क्योंकि ये क्या है, लिंक्ड हैं। ये आधुनिक भारत से लिंक्ड हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, 10-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये, है ना। 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग सीधे एंट्री मारेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, काफ़ी दिनों से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, तो जो लोग रिवीजन के साथ पढ़ाई किए हैं और PYQ लगा लिए हैं उनको अधिकतम बधाइयाँ। ठीक, जितनी बधाई हो सकती है उतनी बधाई, क्योंकि फिर उनका एग्ज़ाम रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक ना, उनका PT क्वालिफाई करने से उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा अगर लूसेंट पर और PYQ पर पकड़ बना ली जिन लोगों ने। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट, तो सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध की बात होती है तो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। ये तो बेमतलब का, कोई बहुत पहला ही लाइन बेमतलब का। देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। ठीक, तो अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खान। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे दे देगा मुर्शिद कुली खां, आप परेशान हो कौन है मुर्शिद कुली खां, कहाँ से आ गए। ठीक, तो अवध के नवाब कौन थे? सादत खां। हैदराबाद के कौन थे? चिंकिलिच खां और निजाम उल मुल्क। चिंकिलिच खां या निजाम उल मुल्क असफ जहां। ठीक, रुहेलखंड के वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शीद कुली खां। बंगाल के कौन है? मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां और भरतपुर के चुरामान और बदन सिंह। इसमें दो आप बहुत अच्छे से याद रखिए, 2-3। अवध सादत खां, हैदराबाद चिनकिलिच खां और बंगाल मुर्शीद कुली खां। इन तीनों को एटलीस्ट आप अभी ध्यान रखिए। ठीक, कह रहा है जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक, तो यदि कभी आपसे पूछे कि मीर मोहम्मद अमीन किसका नाम था, किसका नाम था? सादत खां का। सादत खां का नाम था। ठीक, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने यदि पूछे कि सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। किसने दी थी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दी थी। क्लियर? मुअज्जम, मुअज्जम यह किसका नाम था? ऐसे पेपर में दे दे आपका कि मुअज्जम किसका नाम था। ठीक, बुरहानुल मुल्क का, बहादुर शाह जफर का, ठीक, शाह आलम द्वितीय का। ऐसे विकल्प में अगर दे तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? बहादुर शाह का। किसका नाम था? बहादुर शाह का। बहादुर शाह का नाम क्या था? मुअज्जम। और शाह बेखबर के उपनाम से किसको पुकारा जाता था? इन्हीं को, यानी मुअज्जम या शाह बेखबर। मुअज्जम या शाह बेखबर, किसी भी बात की चर्चा की जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? बहादुर शाह। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे जहांदार शाह। तो इनका क्रम भी देखते जाइए, इनका क्रम भी देखते जाइए। ठीक ना, इनका क्रम भी मैंने आपको इसीलिए चेता दिया, इनका क्रम भी देखते जाइए ताकि ये आए अगर कभी। ठीक, कि सबसे पहले कौन था? सादत खां, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। इन लोगों को दे दे क्रम से लगाने के लिए तो आप लगा पाए। ठीक,
देखिए, अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश किस शासक ने किस मुगल सम्राट ने दे रखा था? जहांदार शाह ने। किसने दे रखा था? जहांदार शाह ने। किसने दे रखा था? जहांदार शाह ने। ठीक। फिर सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। तो यदि प्रश्न पूछे आपसे कि मुगल कालीन इतिहास में किन्हें किन्हें जो है वो शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? सैयद बंधु। सैयद बंधु अगर उत्तर में दिया है तो सैयद बंधु, या फिर हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां का नाम दिया है तो हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, ऐसे दे सकता है। ए पे हुसैन अली खां, बी पे अब्दुल्ला खां, सी पे कुछ और, डी पे कुछ और। तो ए और बी ऐसे करके तो ध्यान रखिएगा। मैं सारे आपको मैंने विकल्प बता दिए, जैसे जैसे प्रश्न बन सकते थे वो सब मैंने आपको क्या किया, बता दिया। क्लियर है ना? घृणित, ये देखिए घृणित कायर की भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था या लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था किसे? जहांदार शाह को। किसे जाना जाता था? जहांदार शाह को जाना जाता, ठीक ना? और घृणित कायर के रूप में किसे जाना जाता था? घृणित कायर के रूप में फर्रुखसियर को जाना जाता था। किसको? फर्रुखसियर को जाना जाता। ठीक। चलिए अब अगली बात करेंगे। ये 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल किसके दरबार में पहुंचा? किसके दरबार में पहुंचा? फर्रुखसियर के। किसके दरबार में पहुंचा? फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। किसके दरबार में पहुंचा था? फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। क्लियर? फर्रुखसियर के साथ क्या समस्या थी कि एक उसको घाव लग गया था, और वो घाव जो थी इतनी गंभीर हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि बस उसका जान लेके ही छोड़ेगी वो। तो जो शिष्टमंडल गया था उसमें हैमिल्टन नाम के एक डॉक्टर थे, नाम ध्यान रखें, हैमिल्टन। ठीक। इन्होंने इलाज कर दिया फर्रुखसियर का। तो कहावत है कि भैया जिसने जान बची तो लाखों पाए। ठीक। तो फर्रुखसियर की जान बच गई। फर्रुखसियर की क्या हो गई? जान बच गई। और खुश होकर इसने क्या किया? कि अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति और अंग्रेजी सिक्कों को क्या की? इसने मान्यता दे दी। ठीक। और फर्रुखसियर की इसी घोषणा को क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। क्लियर? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने। किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने जारी किया। ठीक। नेक्स्ट है जो मोहम्मद शाह, इसको बोलते हैं बहुत, जैसे जो सब तितलियों के आगे पीछे मंडराते रहते उसको सब बोलते हैं थोड़ा रंगीला मिजाज है, बच के रहना, कहते हैं ना सब लोग। ठीक। थोड़ा रंगीला मिजाज है, बच के रहना। तो ये सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था और इसलिए इसको क्या कहा जाता था? रंगीला बोला जाता था। रुझान तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन ये कैसा रखता था कि इसका नाम जो है क्या पड़ गया? रंगीला। ठीक। इसका नाम क्या पड़ गया? रंगीला पड़ गया। तो कुछ लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे बताओ सर कह रहे हैं सबको पड़ता है। ठीक है। बस यही सब सुनना चाहते हैं आप लोग। ये रंगीला वंगीला तो बाद में देखा जाएगा। ठीक। बस लड़कियों की बात हो जाए, बस लड़कियों का मजाक उड़ जाए थोड़ा सा, तो लड़के खुश हो जाएंगे। ठीक। लेकिन मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं है। दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ठीक है ना? हालांकि आजकल माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा है सब। ठीक। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। थोड़ा मन दुखी हो जाता है, कुछ फालतू चीज़ें याद आ जाती हैं तो। ठीक। जैसे अभी कैलकटा वाला इशू हुआ, फिर अभी
इशू हो गया, आज मैं देख रहा था तो लखनऊ में कुछ इशू हो गया, तो काफ़ी माहौल ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। यार नीच मानसिकता के लोग बेहुदे ना, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, वो हालांकि क्लास में नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बात आ गई तो ठीक। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेकों ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने क्या किया, अनेकों ख्यालों की रचना की थी। देखिए यहाँ से भी प्रश्न आया था पीसीएस 2023 में, क्या हुआ था, प्रश्न आया था यहाँ से, ठीक ना, पीसीएस 2023 में यहाँ से प्रश्न आया था। ठीक, देखिए हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। किसने की, हैदर बेग ने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। किसके शासन काल में हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी? किसके शासन काल में, मोहम्मद शाह के शासन काल में। और यही थोड़ा सा घुमा दे कि मोहम्मद शाह के शासन काल में किसने हैदराबाद की जो है, हैदराबाद नामक राज्य की स्थापना की, तो चिनकिलिच खां ने। क्लियर। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी, ये तुरानी था, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुरानी सैनिक, यही। हाँ, एक चीज और, जरा ये आप लोग कमेंट करके बताइए तो, ये तुरानी सैनिक का मतलब क्या है, तुरानी कौन है। देखिए मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी गूगल करूंगा, गूगल करके बता देता, मैं भी बहुत भगवान नहीं हूँ कि हर चीज़ मुझे आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए गूगल करके, तुरानी कौन, किनको कहते थे। ठीक है, और ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा, चेक करूंगा कि आपने कमेंट किया कि नहीं किया। ठीक, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ लगभग डेली, डेली ही मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। ठीक, और उसमें जो बच्चे रिप्लाई करते हैं तो अच्छा लगता है उन बच्चों का रिप्लाई देख करके कि हाँ ये क्लास के प्रति गंभीर हैं, ये पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अगर कमेंट में जवाब दिया है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है उन बच्चों का नाम, ठीक है, कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो है दिमाग में मेरे नाम रहता है। ठीक है, सभी बच्चे जो कमेंट करते हैं, 4-5 हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, वो लोग हैं। ठीक, तो खैर भगवान नहीं हूँ मैं, उनको अधिकारी नहीं बनवा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका जानने वाला हूँ तो उनको मैं कलेक्टर बनवा दूंगा, बट ठीक है, अच्छा लगता है कि मतलब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? 1739 में, 1739 में। कब किया था? 1739 में किया था, ठीक ना। उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? मोहम्मद शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? मोहम्मद शाह, ठीक ना। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। ठीक, लगभग नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर के, मतलब चोरी करके लेके भाग गया। ठीक, लुटेरा लूट के लेके भाग गया। ठीक, उसका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, यानी जब तक मयूर सिंहासन यहाँ पर था ये लूट लूट के लेके चला गया, तो यानी अंतिम बार कौन बैठा मयूर सिंहासन पर? मोहम्मद शाह। कौन बैठा? मोहम्मद शाह बैठा। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। तो जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया 1803 में, उस समय कौन था, किसका शासन था? शाह आलम द्वितीय का। किसका? शाह आलम द्वितीय का। ठीक, ये देखिए ये क्रम है, ये क्रम याद कर लीजिए, क्रम याद है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न दिस क्रोनोलॉजी। ठीक है, मतलब निवेदन करता हूं आपसे इस बात के लिए कि आप इसको रट ले, यहां से प्रश्न आता है। ठीक,
बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो देखिए इसमें इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा तो कि हो सकता है एग्जाम टाइम में मेरी बात आपको याद आ जाए। देखिए बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ये याद रहेगा ना, 1857 के युद्ध के समय थे ये दिल्ली में, बहादुर शाह जफर, ठीक ना, इन्हीं के पास जाते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे बहादुर शाह लिखा है, लेकिन ये बहादुर शाह है, सिर्फ ये बहादुर शाह जफर है। ठीक है, इसके बाद इनका नाम फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर का, और उसके बाद किसका, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, ये दोनों बहादुर शाह और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर, ये दोनों याद रखिए। फिर फर्रुखसियर के बाद आए थे शाह आलम द्वितीय, ये ध्यान रखिए। ये 3-4 नाम जो है एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखिए, हो सकता है कि अगर क्रम में आए लगाने के लिए तो आप वहां पे लगा जाएं। ठीक, और बाकी मैं यही प्रयास करूंगा, आपसे बोलूंगा कि आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। किनके मध्य हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य हुआ। किसके मध्य? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के मध्य हुआ था। ठीक, इसमें मराठाओं की क्या हुई? हार हो गई। मराठा क्या हो गए? हार हो गए, और अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया? जीत गया। अहमद शाह अब्दाली जीत गया। ठीक, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां, या फिर ऐसे पूछ दे अहमद खां किसका वास्तविक नाम था? अहमद खां किसका वास्तविक नाम था? अहमद खां किसका वास्तविक नाम था? तो अहमद शाह अब्दाली का था। अहमद शाह अब्दाली 8 बार, जैसे गजनवी का पूछा है ना कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, या फिर तो ऐसे पूछ सकता है वह कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, तो क्या बोलेंगे? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई? कादिर खान ने, कादिर खान ने 1806 में। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर बोला गया, यही अंतिम मुगल सम्राट था, यही अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और कहां भेजा? कहां भेजा? रंगून। रंगून, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के समय में रंगून कहां पर है? बताइए रंगून जो है वो कहां पर है? रंगून कहां पर है बताइए, और रंगून का नया नाम क्या है? कुछ है भी कि नहीं? ठीक, लाल किला, लाल किले में एक महल है जिसका नाम है हीरा महल। हीरा महल उसे किसने बनवाया? बहादुर शाह जफर ने बनवाया। किसने बनवाया था उसे? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ठीक, मशहूर शायर हैं एक मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, कहते हैं ना गालिब गालिब, बार बार याद आता है ना मिर्जा गालिब, वो किसके शासनकाल में जो है भारत में थे? बहादुर शाह जफर के ही शासनकाल में थे। तो 1857 की जब लड़ाई हो रही थी तो बहादुर शाह जफर कहां पर थे उस समय? बताइए आप लोग, 1857 की जब लड़ाई हो रही थी बहादुर शाह जफर उस समय कहां पर थे? कहां पर थे बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक, और शायद इन्हीं का बहादुर शाह जफर का ही तो शायद, चलिए उसका तात्या टोपे के बारे में जब वो आएगा उस समय बात करेंगे हम लोग। ठीक, फिर उसके बाद है हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के लाल किला में हयात बख्श बाग कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के लाल किला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हयात बख्श बाग दिल्ली के लाल किले में। और हीरा महल, यह भी दिल्ली के लाल किले में स्थित है, यह भी दिल्ली के लाल किले में स्थित है। तो हीरा महल को किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने। किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने। ठीक, तो ये हो गया इतना। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। ठीक, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से अपने पढ़ेंगे, मतलब सही मायने में मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है? यहीं से स्टार्ट होती है। तो एक क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन एक क्रम आप लोग याद कर लीजिए
यहाँ से बार बार प्रश्न आता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। फिर पोर्चुगीज, ठीक ना। सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज। फिर पोर्चुगीज के बाद डच। पोर्चुगीज के बाद कौन आया? डच। पुर्तगाली, डच। फिर उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आए, ठीक ना, ब्रिटिशर्स आए। फिर उसके बाद कौन आया? डेन। फिर उसके बाद कौन आया? डेन। फिर उसके बाद कौन आया? फिर उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। कौन है? इसको बार बार रटिए आप लोग, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पोर्चुगीज आए, फिर कौन आया? डच आए, डच के बाद जो है अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो क्या हो गया? पुर्तगाली, डच, याद करिए ब्रिटिशर्स, देन फ्रांस। EDBDF मैंने तो एकदम रट लिया है इसको, एकदम से ये क्रम मैंने जो एकदम से रट लिया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस, ठीक। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। और ये मैं रटा हुआ, यहाँ पे लिखा तो है नहीं सामने, तो ये रटा, इसको आप लोग भी रट लीजिए। और नहीं रटेंगे तो ये कब यहाँ से प्रश्न आ जाए आप परेशान हो जाएंगे, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यहाँ से आप लोगों का चैप्टर 40 स्टार्ट हो गया, ठीक। तो मैं अपने वादे के अनुसार चीजें डिलीवर करते जा रहा हूँ, कर रहा हूँ ना। कहा था कि 20 से 25 दिन पहले कम से कम कंप्लीट करा दूंगा। अभी मेरे पास कितना दिन है? मतलब 55 दिन है कुल मिलाकर के एग्जाम में। तो अभी मेरे पास अपने वादे के अनुसार 30 दिन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक साथ चल रही है, ठीक ना। ज्योग्राफी एकदम एंड होने के कगार पे है अपने, मतलब बस 2-4 लेक्चर में वो समाप्त हो जाएगी, 4 से 5 लेक्चर में ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। उसकी जगह मैं क्या करूंगा? ज्योग्राफी की जगह साइंस लगा लूंगा, कुछ चैप्टर्स जो साइंस के इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ा दूंगा। और इकोनॉमी के भी मैंने वादा नहीं किया था, डे 1 पे जाके देख लीजिएगा क्लास पे, मैंने वादा नहीं किया था इकोनॉमी पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो जहां से प्रश्न आते हैं खास करके जैसे गरीबी से, कुछ चैप्टर हैं जैसे पॉवर्टी है, ठीक ना, इकोनॉमी में पॉवर्टी, ठीक। फिर ये क्या है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन। फिर कुछ टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टर्म्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्या हो गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक। तो ये जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको करा दूंगा, ठीक। बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी साइंस, पूरी इकोनॉमी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ताकि आपको कम से कम वहां से जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वहां से आपको 4-5 प्रश्न आपको मिल जाए। बाकी आप रिपीटेड पढ़िएगा, वहां से फंसेंगे, करंट से पढ़ेंगे, फंसेंगे, ठीक ना। अब इतना मैं करा दिया वो भी बहुत है, इतना आसान है नहीं। मैंने देखा हुआ है कि लूसेंट कंप्लीट करना बहुत मतलब टफ टास्क है, इतना मैंने करा दिया ये भी, ठीक ना। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप प्रयास करेंगे इसको पूरा याद करने का, ये चैप्टर अगर ये पूरा याद करने का प्रयास करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। जो अनुभवी लोग होंगे उनसे जाके आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक। तो मैं इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शन सर जो है वो पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो किताब आपके पास है, आप पूरा पढ़ के देख लीजिए, सब कन्फ्यूजन, सब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे, और सब एग्जाम में पूछता भी नहीं है। आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अगर कोई चीज़ शिक्षा से संबंधित हुई है, एजुकेशन से रिलेटेड हुई है, किसी ने अगर फीमेल से रिलेटेड, मतलब किसी ने जो है वो विधवा प्रथा को समाप्त किया है, किसी ने जो है वो क्या कहते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए कोई कार्य किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है, कोई नया एक्ट लेकर के आया है, ठीक।
विधवा पुनर्विवाह लेकर के आया है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ क्या कहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया कॉलेज किसी ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लेकर के आया है, ठीक। तो जनगणना, प्रथम जनगणना किसी ने मतलब प्रथम बार जनगणना किसी के शासनकाल में हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस कोई लेकर के आया है, ठीक। तो ये सारे, ये देखिए एक्चुअली ये टॉपिक मुझे एकदम कायदे से इतने रटे हुए हैं ना, PYQ मैंने रट डाला है एकदम से, और मैं कहूँगा कि आप भी रट डालिए। मैं कैमरे के सामने हूँ, मेरे सामने ये स्क्रीन है, ठीक। लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए, इसका मतलब है कि आप ये मान के चलें कि मुझे याद है, और आपको भी ऐसे ही याद रखना, ताकि ये जब चैप्टर आपके सामने खुले तो आपको देखते ही पता चल जाए कि मुझे क्या इसमें से पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नहीं तो इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि समस्या बहुत अधिक हो जाएगी, मतलब वो याद ही नहीं होगा, प्रश्न ही गलत हो जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन जो है वो कौन लेकर के आता है? यहाँ पे बात हो रही है बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो बंगाल में द्वैध शासन लेकर आने वाला गवर्नर है, अभी गवर्नर बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? गवर्नर। मेरे एक एक शब्दों पे ध्यान रखिएगा, गवर्नर बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ? गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूँ, ना वाइसरॉय बोल रहा हूँ, ठीक। और बंगाल में द्वैध शासन की बात कर रहा हूँ, ठीक, केंद्र में द्वैध शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या हो गया, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि द्वैध शासन क्या है। आपका घर है, आपके घर की कुछ आय है, मतलब कुछ आय है आपके घर की, और कुछ जो है वो खर्चे हैं, खर्चे हैं आपके घर के, मतलब कुछ रेवेन्यू है और कुछ एक्सपेंसेस है। यही होता है ना कि घर में कुछ पैसा आता है और खर्च कहीं ना कहीं वो होता है। आप समझिए कि कोई घर में ऐसा कर दे, कोई घर में ऐसा कर दे कि जो सारे रेवेन्यू हैं, मतलब कोई ए हैं और बी हैं, ये व्यक्ति आए, ये लोग, मतलब आपके घर में आता है कोई बी पर्सन, आप ऐसे समझिए, द्वैध शासन प्रणाली को। ये आपका घर है, आप हैं ए, कोई आता है बाहरी बी, ये कहता है बाहरी आकर के कि घर में जो, घर में किसी की सैलरी आ रही है तो मेरे अकाउंट में, कोई बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे अकाउंट में, है ना, घर में कोई दान पुण्य का काम, मतलब घर में कोई पैसे उधार बाड़ी दे रहा है तो सब मैं रखूंगा। और ये कह रहा है कि तुमको मैं जो है इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, तुम बड़े हो गए हो, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा तुम्हारे कंधे पे, तो तुमको जिम्मेदारियां समझ में आएंगी। अब ये क्या करेगा, सारा पैसा जो है अपने पास रखेगा, सारा पैसा आने वाला सारा चीज अपने पास, और जो जिम्मेदारियों वाला काम है वो आपके पास ट्रांसफर कर देगा। वो, ये दोहरा शासन नहीं हुआ, दोहरा शासन नहीं हुआ, यही है द्वैध शासन। पैसा आने वाला सारा चीज अपने पास रखे सब, और जो खर्चे वाला काम था वो सब दे दिए नवाब के हाथ में। अब नवाब हो गया पंगु आदमी एकदम से, अब वो डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, कि वो पैसे देगा तो अपना जो है हम काम करेंगे, अपना जो है अपने राज्य का, अपने घर का हम जो है काम धाम चलाएंगे। और जनता से क्या बोला कि अरे भैया ये तो जिम्मेदारी इनकी है ना, ये जिम्मेदारी, शासन चलाने की जिम्मेदारी इनकी, हमारे ऊपर थोड़ी ना, हमारे पास थोड़ी, अरे पैसे सारे तुम रख लोगे, रेवेन्यू सारे तुम रख लोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो कुल मिला के ये था द्वैध शासन, ठीक। मैंने इसको आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक, अंग्रेज जीत जाते हैं और 3 लोगों की सेना जो है वो हार जाती है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास आते हैं, ये इलाहाबाद में बुला करके संधि होती है, और संधि के तहत क्या किया इन्होंने क्या किया कि कुछ इन्होंने बोला कि अब जो है सारा जो है काम धाम अब जो है हम देखेंगे, राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखलंदाजी यहीं से शुरू हो गई, ठीक। भाई हारा हुआ व्यक्ति हर चीज मान लेगा, ठीक। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में, बंगाल और बिहार में
बंगाल में और बिहार में अपने लोगों को नियुक्त कर दिया। बंगाल में किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को बंगाल में नियुक्त कर दिया और राजा शिताब राय को क्या किया? बिहार में नियुक्त कर दिया। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहम्मद रजा खां को कहां पर किया? बंगाल में, और शिताब राय को बिहार में, और इनके थ्रू वो क्या करेगा? अब अपना शासन चलाएगा। उसके बाद जो गवर्नर आते हैं, बरलास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग। बरलास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग, कहीं क्रम में लगाने को आए तो बस इतने के लिए आप ये जो है ध्यान रखिए, ये डेट वेट मत याद रखिए, बस कि क्लाइव के बाद वेरलेस्ट, वेरलेस्ट के बाद कार्टियर, कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है वो क्या बनकर आता है? क्या बनता है? गवर्नर बनता है, गवर्नर जनरल नहीं बनता है। अभी ये बात ध्यान रखें, यहां से गवर्नर जनरल की शुरुआत होगी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो जनरल लगने का मतलब क्या होता है? कि पद बढ़ा देना, नाम में बढ़ोतरी कर देने का मतलब क्या होता है? आपका पदभार जो है, आदमी को एहसास होता है कि हमारा पदभार जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, जैसे सुनेंगे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो यानी कि अधिकार क्षेत्र उनका बढ़ गया। तो यहां पे लग जाता है गवर्नर के साथ जनरल ना। होता क्या है? होता क्या है इसमें कि बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और अधिकार क्षेत्र में क्या बढ़ाया जाता है? अधिकार क्षेत्र में क्या बढ़ाया जाता है? मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया जाता है। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को जो है वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है, और बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगता है? गवर्नर जनरल। तो ये व्यवस्था कब आई थी? 1773 में। और इस प्रकार कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग। अभी ये कहां का गवर्नर जनरल है? बंगाल का। ये आप ध्यान रखें, ठीक ना? बंगाल का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल ये नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, बंगाल का गवर्नर जनरल अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं याद रखना, ये भी याद रखना बंगाल का। ये थोड़ा सा बड़ा उलझाऊ है चैप्टर और बड़ा कंफ्यूज करता भी। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर प्रथम भारत का वाइसरॉय, फिर कंफ्यूज करने लगेंगे आप लोग। तो अभी ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जो वारेन हेस्टिंग था 1750 में कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य करने आया था। किस रूप में कार्य करने आया था? एक क्लर्क के रूप में ये जो है कार्य करने। क्लियर? उसके बाद ये अपनी कार्य कुशलता, यानी कि अपने काम में ये इतना कुशल था, ठीक, ये क्या होता है? कासिम बाजार का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद बंगाल का गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है। क्लियर? वारेन हेस्टिंग। अब इसके हम लोग कार्य पढ़ते हैं। इसके हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये 1774 लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप मान के चलें कि 72 से ही ये लगभग शासन करने लगा था। ठीक, पहले गवर्नर, फिर 73 से लेकर के 74 से लेकर 85 तक गवर्नर जनरल रहा। लेकिन वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? उसके पहले ही था, ये 1750 से ही आ गया था, लेकिन यहाँ पे गवर्नर और गवर्नर जनरल ये जो है लगभग 1772 से ही इसको ये अधिकार मिल गया था। तो इसको मतलब आप मान के चलिए अभी, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा ये डेट अगर इसको आप 72 नहीं करेंगे तो। ठीक, राजकीय कोषागार को हटाकर, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? कलकत्ता, कलकत्ता में किया। और प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की क्या की? इसने स्थापना की। तो प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक, अब ये सब छोड़ दें आप, ये सब आप छोड़ दें, सीधे आए यहाँ पर, अपना समय बचाएं। और अभी समय जो है बताऊंगा कहाँ लगेगा। ठीक,
दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून, यानी कि दीवानी मुकदमों में क्या हुआ, जातीय कानून का पालन किया जाने लगा, अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के संबंध में मुस्लिम कानून क्या हुआ, लागू किया जाने लगा। क्लियर। और फौजदारी मुकदमा दूसरा क्या था, फौजदारी, दीवानी के अलावा फौजदारी, इसमें मुस्लिम कानून ही लागू होता था, चाहे हिंदू हो चाहे। क्लियर। इसने क्या किया, जो क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लाई थी, उस द्वैध शासन प्रणाली को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ठीक। और क्या किया, इसके अलावा क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो संभालने का आदेश दिया। ठीक। संभालने का क्या दिया, आदेश दिया। ठीक। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और शिताब राय को पद से क्या किया था, हटा दिया था। रजा खां कहाँ था, बंगाल का, और शिताब राय बिहार का। इन दोनों को जो रॉबर्ट क्लाइव लगाया था, इन लोगों के काम पे इन दोनों लोगों को हटा दिया गया। किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक। वॉरेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, नई भू राजस्व पद्धति लागू की। इसको क्या कहा गया, इस प्रथा को कहा गया इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, किसने की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत, यह पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग ने की, 1772 में की। ठीक। देखिए यहाँ पे 72 लिखा हुआ ना, इसीलिए आप जैसे ही वहां पे 73 याद करेंगे फिर वो डेट कंफ्यूज करने लगेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इजारेदारी प्रथा का, इसका भू राजस्व वसूल करना, अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करना। ठीक। इसमें क्या किया गया, राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो 5 वर्ष के लिए ठेके पर दे दिया गया, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था कि मैं सबसे ज्यादा भू राजस्व कर वसूल कर दूंगा, उसी को सरकार क्या करती थी, उसी को वसूलने का अधिकार दे दिया करती थी। और इसको क्या किया, क्या कहा गया, इस प्रथा को इजारेदारी प्रथा कहा गया। क्या कहा गया, इस प्रथा को इजारेदारी प्रथा कहा गया। ठीक। अब क्या हुआ, हेस्टिंग ने क्या किया, नवाब की देखभाल के लिए, नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा पत्नी, मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को क्या किया, उसका संरक्षक बना दिया। क्या किया, उसका संरक्षक बना दिया। ये कार्य किसने किया, हेस्टिंग्स ने किया। मीर जाफर कौन था, कमेंट में बताइए आप लोग, अभी पढ़ाया हूं एक चैप्टर, पिछले चैप्टर में, मीर जाफर। ठीक। इसकी विधवा थी मुन्नी, यानी कि मीर जाफर, है ना। उसके बाद क्या करता है, 1775 में मुन्नी बेगम को हटा करके फिर मोहम्मद रजा खां को रख देता है। ठीक। मोहम्मद रजा खां को रख देता है। अब एजुकेशन की फील्ड में इसने क्या क्या कार्य किया था, एजुकेशन की फील्ड में इसने क्या क्या कार्य किया था, देखिए मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद करवाया इसने। किस नाम से करवाया, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से इसने क्या किया, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। तो कब करवाया यह भी ध्यान रखिएगा, 1776 में करवाया। किसने करवाया, किसके शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किस नाम से, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, जो अ कोड ऑफ जेंटू लॉज नामक जो पुस्तक है वो किस किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है, तो मनुस्मृति आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करता है, 1785 में भागवत गीता और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करवाता है। किसके द्वारा, विलियम विल्किंस द्वारा। शायद ये पेपर में जब देता है जॉर्ज विल्किंस लिख देता है, क्या विलियम विल्किंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, विल्किंस आप ध्यान रखिए।
एटलीस्ट आप विल्किंस ध्यान रखिए, ठीक, विलियम विल्किंस। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, अब देखिए जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे बस नॉर्मली पढ़ते निकल जाएंगे। अब इसको प्रश्न के रूप में आप देखिए, यदि आपसे पूछे भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया, तो 1785 में किया गया। अगर ये दे दे आपको क्रम लगाने के लिए इन तीनों का, मनुस्मृति का अनुवाद, देखिए यहां से कई तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आप देखिए, एक मिनट रुकिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार प्रश्न आता है, इसीलिए इसको समय देना बड़ा जरूरी है। देखिए जहां पे जरूरत पड़ा क्या किया मैंने, पूरा पैरा छोड़वा दिया था, छोड़वाया ना, लेकिन यहाँ पे जरूरत है समय देने की, तो यहाँ पे समय दिया जाएगा, ठीक। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, दोनों पे बराबर बराबर समय देंगे, वहां पे भी अपना 15-20 मिनट देंगे और यहाँ पे भी 5 मिनट में निकल जाएंगे, तो क्वेश्चन वहां से आएगा नहीं, और जब यहां से आएगा तो इतना जल्दी में निकले रहेंगे कि प्रश्न गलत हो जाएगा। यही समस्या आप लोगों के साथ, ठीक। घर में देखे होंगे ना आप लोग कि जो छत में सरिया डाला जाता है, छत में सरिया डाला जाता है वो मजबूत होती है, जो पिलर में डाला जाता है वो मजबूत होती है, जो नीचे वाले पिलर में रहता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। वो क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। दीवार जब जोड़ने के लिए सीमेंट बनाया जाता है तो वो थोड़ा सा कमजोर, और जब छत बनाने के लिए सीमेंट बनाया जाता है तो थोड़ा सा मजबूत, उसमें ज्यादा सीमेंट होता है, उसमें बालू की मात्रा कम होती है। तो ये अनुभव के आधार पे आता है। तो आप सब जगह पे एक ही बराबर बालू सीमेंट लगा करके पूरा घर खड़ा कर देंगे, सब जगह एक ही सरिया छड़ लगा करके पूरे घर को खड़ा कर देंगे, घर गिर जाएगा। इसीलिए आप लोगों का जो है नॉलेज भी गिरता है। समझ में आया, नॉलेज गिरने का मतलब है कि आप लोग फेल हो जाते हैं। मैंने घर गिरना से कंपेयर किया कि आप लोग अगर इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्या होंगे, धराशाही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से देखिए, अगर क्रम लगाने को आए तो कोड ऑफ जेंटू लॉ, सबसे पहले मनुस्मृति का, फिर भगवत गीता का, फिर तब अभिज्ञान शकुंतलम का। मैच करने के लिए आ जाए, मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो ये जो है 1976, भगवत गीता 85, अभिज्ञान शकुंतलम 89, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इस तरह से हो सकता है प्रश्न आ जाए कि किसने किया भगवत गीता का अनुवाद, किसने किया, विलियम विल्किंस ने। अभिज्ञान शकुंतलम का विलियम विल्किंस ने। और इसके अलावा क्या आ सकता है प्रश्न, किसके शासनकाल में किया गया, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक। कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक। अब हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया। कब, 1781 में। किसने, हेस्टिंग्स ने। कहां पर, कलकत्ता में। देखिए यहाँ पे 3-4 प्रश्न आ गए, किस लिए, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। इसी समय 1882 में जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित कर दिया। जोनाथन डंकन, संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहां पे की गई, बनारस में। नंबर 1 किसने किया, जोनाथन डंकन ने किया। किसके शासनकाल में किया, हेस्टिंग्स के, ठीक है। कई तरह से प्रश्न बन रहे हैं, देख रहे हैं 9 लाइन में लगभग 9 प्रश्न, ठीक। उसके बाद विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब की, 1784 में की। किसने की, विलियम जोन्स ने की। किसके शासनकाल में की, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में की। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की, ठीक। इसने क्या किया, मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था उसको बंद करवा दिया, ठीक। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसने जारी किया, जेम्स हिक्की, ठीक। (1773) के कानून के तहत ही जो है उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे, ठीक। नेक्स्ट है, इसके समय में कौन कौन से युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा, ये रटना पड़ेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक। और इस समय जो है सलबाई की संधि भी हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सलबाई की
संधि, ठीक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि, सलबाई की संधि, या फिर क्या है प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मैसूर, ये सब किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग के समय। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, वारन हेस्टिंग के समय में, ठीक। 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, ठीक। ये सब नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, या फिर देख ही लेते हैं इसको, क्योंकि पहला यहाँ पे कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक। लगान के हिसाब की देखभाल करने के लिए राय रायन नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ, ठीक। अंत में इसके बारे में बात करें तो इस पर महाभियोग भी लगाया गया था, तो ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक। बाद में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद इसके जाने के पश्चात क्या हुआ? हेस्टिंग के जाने के बाद लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया, नवीन अधिकारी को लाया गया, जिसका नाम क्या था? मुख्य सरिस्तादार जिसको कहते थे, ठीक। इसका कार्य क्या था? सभी जो कानूनगो लोग थे, कानूनगो जान रहे ना, उनके कागजों की देखभाल करना, और इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी की गई थी? जेम्स ग्रांट की। एक ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस पॉलिसी जिसको बोलते थे, यानी कि अपने आसपास के लोग, अपने आसपास के जो वो थे, क्या कहते थे, आक्रमणकारी थे, उनसे सुरक्षा के लिए इसने एक नीति लाई थी कि आसपास के लोगों से अपना संबंध अच्छे इसने स्थापित किए, ताकि बाहरी लोग जो है आकर के अटैक न कर पाए। तो क्या हुआ? इसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते थे। ये वारन हेस्टिंग से ही संबंधित, किससे संबंधित है? वारन हेस्टिंग से संबंधित। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सर जॉन मैकफर्सन, ठीक। इन्हें बीच में अस्थायी गवर्नर जनरल के तौर पे नियुक्त किया गया था, सर जॉन मैकफर्सन को। उसके बाद कौन आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।